सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की। योगी कैबिनेट की बैठक में 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ साथ शिक्षा से लेकर उद्योग, किसान, नहरी व्यवस्था और पुलिसिया सिस्टम में बड़े बदलाव वाले प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। कौन कौन से 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता देते हैं। लखनऊ, वाराणसी, कानपुर पुलिस कमिश्नरेट का विस्तार किया जाएगा। SDGI ग्लोबल यूनिवर्सिटी गाजियाबाद को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा मेजर SD सिंह विश्वविद्यालय फतेहगढ़ फर्रुखाबाद को भी मंजूरी मिली है। JSS विश्वविद्यालय नोएडा को मंजूरी मिल गई है और सिद्धार्थनगर में नहर निर्माण के लिए जमीन को भी मंजूरी दे दी गई है। और इसी के साथ कन्हर सिंचाई परियोजना के तहत जमीन का ट्रांसफर, पुलिस आयुक्त प्रणाली के पुनर्गठन को मंजूरी भी दी गई है। माध्यमिक शिक्षा और बेसिक शिक्षा के DG एक होंगे, ये फैसला भी लिया गया। उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021 में संशोधन को भी मंजूरी मिल गई है। स्टार्टअप नीति 2017 के तहत निवेशकों को वित्तीय प्रोत्साहन को भी मंजूरी मिली है। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 में संशोधन को भी बैठक में मंजूरी दे दी गई। वहीं उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 को भी मंजूरी दी गई। सरकार का दावा है कि इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश के हर क्षेत्र में विकास की रफ्तार तेज होगी। एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि सरकार के इन फैसलों के पीछे क्या क्या आधार देखे जा रहे हैं। योगी कैबिनेट में 22 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, जिसमें पुलिस कमिश्नरेट के विस्तार, शिक्षा, किसान, उद्योग और रोजगार के लिए भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं। नए शिक्षा नीति के तहत अब बेसिक और माध्यमिक दोनों शिक्षा विभाग के एक ही महानिदेशक होंगे। सरकार का दावा है कि इस फैसले से कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी। तो कक्षा 6 से लेकर 8 तक हम जूनियर सेक्शंस को भी बेसिक में देखते थे, इसलिए काफी कुछ काम में सुगमता लाने के लिए जो हमारी नई शिक्षा नीति है उसको ठीक प्रकार से कार्यान्वित करने के लिए यह व्यवस्था बनाई गई है। नई व्यवस्था के अनुसार अब बेसिक शिक्षा के निदेशक अलग होंगे और माध्यमिक शिक्षा के निदेशक अलग होंगे। इसके अतिरिक्त एक महानिदेशक का पद जो अभी तक केवल बेसिक शिक्षा को गवर्न करता था, अब बेसिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा को दोनों को गवर्न करेगा और उससे कार्य की गति भी बढ़ेगी और सामंजस्य भी बैठेगा। तो कार्य की सुगमता की दृष्टि से ये व्यवस्था लागू की गई। योगी कैबिनेट ने हायर एजुकेशन के लिए भी फैसले लिए हैं। उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 के तहत 3 नए यूनिवर्सिटी की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत गाजियाबाद में SDGI ग्लोबल यूनिवर्सिटी, फतेहगढ़ और फर्रुखाबाद में मेजर SD सिंह यूनिवर्सिटी और नोएडा में भी JSS यूनिवर्सिटी खोलने को मंजूरी दी गई है। 3 विश्वविद्यालयों को, जिसमें एक JSS विश्वविद्यालय है जो बहुत फेमस है कर्नाटक का, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर काफी ख्याति प्राप्त है। एक SD सिंह यूनिवर्सिटी फतेहाबाद, ये फर्रुखाबाद में, फतेहगढ़ फर्रुखाबाद में और JSS नोएडा में, और तीसरा है SDGI ग्लोबल विश्वविद्यालय गाजियाबाद। इन 3 को आज आशय पत्र निर्गत किए गए हैं, यानी 3 विश्वविद्यालय को खुलने का रास्ता यानी मार्ग प्रशस्त हुआ है आज की मंत्रिमंडल की बैठक के द्वारा। कैबिनेट में औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन देने की 2022 की नीति को भी मंजूरी दी गई है। लखनऊ में साल 2023 में 10 से 12 फरवरी तक होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए इस नीति को तैयार किया गया है। सरकार का दावा है कि नई उद्योग नीति से प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और निवेशक आकर्षित होंगे। आज उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 जो सभी हमारे स्टेक होल्डर हैं उनके साथ गंभीर विचार विमर्श के साथ प्रस्तुत की गई है। पूर्व में जो हमारे अनुभव रहे उसमें जो कठिनाइयां थी उसको भी इसमें रिजॉल्व करने का काम किया गया है। डिलाइट जो एक संस्था है उससे भी हम लोगों ने कंसल्टेंसी करके इसको इनकॉर्पोरेट किया है इसमें। और लार्ज जो हमारी यूनिट होगी 50 से 200 करोड़, मेगा यूनिट 200 से 500, सुपर मेगा 500 से 3000 और 3000 से ऊपर की अल्ट्रा मेगा यूनिट होगी। कैबिनेट में सबसे अहम प्रस्ताव कमिश्नरेट के विस्तार का पास किया गया। कानपुर आउटर समेत
लखनऊ और वाराणसी के आउटर और ग्रामीण इलाकों की व्यवस्था खत्म कर उन्हें पुलिस कमिश्नरेट में शामिल कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कमिश्नरेट विस्तार की बात अब कर लेते हैं। इसके तहत अब लखनऊ, वाराणसी और कानपुर के आउटर थानों को जोड़ा जाएगा। इसके तहत लखनऊ कमिश्नरेट में 7 ग्रामीण थाने जोड़ दिए गए हैं। वाराणसी कमिश्नरेट में 12 थाने जोड़े गए हैं, जबकि कानपुर कमिश्नरेट आउटर के 11 ग्रामीण थानों को इसमें जोड़ दिया गया है। और इस तरह से अब विस्तार कर दिया गया है कमिश्नरेट का। वाराणसी कमिश्नरेट में रोहनिया, राजा तालाब, बड़ा गांव, मिर्जा मुराद, चोलापुर, चौबेपुर, फूलपुर, लोहता, कपसेठी, जनसा और सिंधौरा, वहीं महिला थाने को भी जोड़ा गया है। कानपुर कमिश्नरेट की बात करें तो कानपुर आउटर में आने वाले थाने महाराजपुर, नरवल, सचंडी, बिल्हौर, ककवन, चौबेपुर, शिवराजपुर, घाटमपुर, साड़, सचेती, बिधनू और 3 महिला थाने इसमें जोड़े गए हैं। वहीं लखनऊ कमिश्नरेट की बात की जाए तो विस्तार इसका भी हुआ है। बीकेटी, रहीमाबाद, इंटौंजा, माल, मलिहाबाद, निगोहा और महिला थाने को जोड़ा गया है। और अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर कमिश्नरेट विस्तार की जरूरत पड़ी क्यों। अभी तक शहरी इलाकों में कमिश्नरेट की व्यवस्था लागू थी। कमिश्नर एडीजी रैंक से ऊपर के अधिकारी होते हैं और ग्रामीण थाने एसपी रैंक के अधिकारियों के अधीन थे। एक ही जिले में पुलिस के काम का तरीका अलग था, काम करने में समन्वय नहीं बन पा रहा था और काम में एक रूपता लाने के लिए, बेहतर पुलिसिंग के लिए ये फैसला लिया गया। अब पूरे जिले की पुलिस कमिश्नरेट के अधीन ही आ जाएगी। इस बड़े फैसले के बाद सबसे बड़ा परिवर्तन ये देखने को मिला है और इसका आने वाले दिनों में बेहतर पुलिसिंग के रूप में परिणाम भी सामने आएगा। सरकार का कहना है कि पुलिस सिस्टम में एक रूपता लाने के लिए कमिश्नरेट का विस्तार किया गया है। इस विस्तार से क्या होगा वो भी समझ लेते हैं। तीनों जिलों की पूरी पुलिस कमिश्नरेट के अधीन आ जाएगी। आउटर के एसपी और एएसपी पद समाप्त हो जाएंगे। एसपी की जगह डीसीपी और एडीसीपी की तैनाती हो जाएगी और इन जगहों के सीओ अब एसीपी होंगे। ज्यादा प्रभावी कार्रवाई करने के लिए और खास तौर से मैसेज अच्छा जाए और लोगों में ये भरोसा बढ़े कि हाँ, हम भी उसी दायरे में हैं। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और नोएडा में अभी तक जो थाने, अभी तक केवल शहरी क्षेत्र में यह व्यवस्था लागू थी, पुलिस आयुक्त प्रणाली। अब इसमें लखनऊ में 6 थाने और शामिल हो गए ग्रामीण क्षेत्र के, वाराणसी में 12 थाने और शामिल हो गए और कानपुर में भी 14 थाने शामिल हो गए। ये इसलिए किया गया क्योंकि अभी तक लखनऊ में तो पुलिस कमिश्नर रैंक का व्यक्ति था, जो आईजी से ऊपर रैंक का व्यक्ति होता है, कभी कहीं एडीजी से ऊपर का भी रैंक का व्यक्ति, और जो लखनऊ देहात के थे जो 6 थानों में, वो एसपी रैंक का व्यक्ति देखता था। तो काफी कुछ इसमें काम करने में दिक्कतें आ रही थी। तो उसको एक रूपता लाने के लिए उन लोगों को जो अभी तक जो क्षेत्र बाहर थे, यानी ग्रामीण क्षेत्र जो 6 थाने बाहर थे, उनको भी इस पुलिस आयुक्त प्रणाली के पुनर्गठन के साथ उनको संबद्ध कर दिया गया है। और अब पूरा लखनऊ, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, पुलिस आयुक्त के अंतर्गत आएगा। सरकार का दावा है कि कमिश्नरेट विस्तार से लोगों को ज्यादा फायदे होंगे। पहले जो परेशानियां आया करती थीं, वो अब दूर हो जाएंगी। बेहतर पुलिसिंग होगी और दावा है कि इससे ग्रामीण इलाकों में जनता को सीधा लाभ मिलेगा। जनता के सुनवाई के लिए सीनियर अधिकारी की संख्या बढ़ जाएगी। पर्यवेक्षण अधिकारी और संसाधन भी बढ़ जाएंगे। ग्रामीण इलाकों में पुलिस का रिस्पांस टाइम भी सुधर जाएगा और नए जिलों के सृजन का खर्च भी बच जाएगा। कमिश्नरी और ग्रामीण में समन्वय की परेशानी खत्म हो जाएगी और लोगों को सीधा सीधा इसका फायदा मिलेगा। वाराणसी ग्रामीण के अभी 12 थानों के कमिश्नरेट वाराणसी में शामिल होने से निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जो पुलिसिंग है वो मजबूत होगी। इसके कई तरीके के फायदे आने वाले दिनों में कानून व्यवस्था के लिहाज से देखने को मिल सकते हैं। मसलन जो अब तक ग्रामीण और कमिश्नरेट में थानों के बंटवारे होने से कई बार जो एक कंबाइंड प्लान होता था उसमें व्यवहारिक दिक्कतें आती थी, अब वो प्लान स्मूथली हो पाएंगे। दूसरी बात कि जिस तरीके से जब कमिश्नरेट में ये ग्रामीण के भी थाने शामिल हो जाएंगे तो जो सीनियर अफसर हैं उनके अनुभव का लाभ वाराणसी के उन 12 थानों को भी मिलेगा। तो अब
जब कमिश्नरेट का दायरा बढ़कर पूरी वाराणसी में हो गया है और ग्रामीण के भी थाने वाराणसी कमिश्नरेट में शामिल होने की बात अब सामने आ चुकी है, प्रस्ताव पास हो गया है, तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि जो नया ढांचा होगा कमिश्नरेट का ग्रामीण के थानों को मिलाकर वो किस तरीके से होगा। और आने वाले दिनों में अब कमिश्नरेट वाराणसी में शामिल हुए इन थानों में भी कमिश्नरेट का फार्मूला लागू होने से कानून व्यवस्था बेहतर देखने को मिलेगी। कैमरा पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। लखनऊ में डेंगू के मरीजों के इलाज में देरी पर कथित परेशानी पर हाईकोर्ट ने गंभीरता दिखाई है। कोर्ट ने सरकार और नगर निगम से 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट तलब की है। मामले में अब कल सुनवाई होगी। सरकारी अस्पतालों में दवाओं, बेड की कमी का आरोप लगा था। सरकार, नगर निगम और संबंधित विभागों से रिपोर्ट तलब की गई है। मामले में दाखिल जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। तो हाईकोर्ट ने मौजूदा हालात का संज्ञान लेते हुए रिपोर्ट तलब की है। 24 घंटे के भीतर सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही साथ नगर निगम को भी जवाब देना होगा। रिपोर्ट तैयार कर कोर्ट में पेश करना होगा। एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी जिसमें यह आरोप लगाए गए थे कि अस्पतालों में डेंगू के मरीजों को सही वक्त पर इलाज नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं डेंगू वार्ड में व्यवस्थाओं की भी कमी की बात कही गई, जिसके इसी रिपोर्ट पर, इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया है हाईकोर्ट ने। और अब रुक करते हैं सियासी खबरों का। मैनपुरी में मुलायम की सियासी विरासत संभालने को लेकर अब चर्चा तेज हो गई है। नेताजी के निधन के बाद खाली हुई सीट पर 6 महीने के भीतर चुनाव होना है। सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप यादव को मैनपुरी के मैदान में उतारने की तैयारी कर ली है। लेकिन चाचा शिवपाल यादव के तेवर ये बता रहे हैं कि अगर मैनपुरी में उन्हें जिम्मेदारी नहीं मिली तो वो समाजवादी पार्टी के सामने उपचुनाव में बिगुल फूंक सकते हैं। नेताजी के निधन के बाद अब उनकी मैनपुरी की सियासी विरासत कौन संभालेगा, इसकी चर्चाएं तेज हो गई। एक और चाचा शिवपाल यादव जिम्मेदारी संभालने के लिए ताल ठोक रहे हैं, तो दूसरी ओर चर्चा है कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी से तेज प्रताप को मैनपुरी के मैदान में उतार सकते हैं। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट को लेकर के कई तरह की सियासी कयास आराइयां लगाई जा रही थीं, लेकिन अब मैनपुरी लोकसभा सीट को लेकर के तमाम कयास आराइयां खत्म होती सी नजर आ रही हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी तेज प्रताप यादव को वहां से चुनाव लड़ाना चाह रही है। माना जा रहा है कि तेज प्रताप यादव इससे पहले भी मैनपुरी लोकसभा सीट से सांसद रह चुके थे और उन्होंने मुलायम सिंह यादव के लिए अपनी सीट छोड़ी थी। ऐसे में समाजवादी पार्टी मुखिया एक बार फिर से तेज प्रताप यादव को ही मैनपुरी से लोकसभा चुनाव लड़ाना पसंद करेंगे। समाजवादी पार्टी का मजबूत किला माने जाने वाले मैनपुरी लोकसभा सीट को बचाए रखना अखिलेश यादव के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। लिहाजा इस सीट से परिवार के ही किसी सदस्य को मैदान में उतारने के पक्ष में समाजवादी पार्टी नजर आ रही है। सूत्रों की माने तो सैफई में यादव कुनबे में लोकसभा उपचुनाव को लेकर काफी वक्त से अंदर खाने मंथन चल रहा था। डिम्पल यादव, धर्मेंद्र यादव और शिवपाल यादव के नामों पर भी चर्चा हुई, लेकिन तेज प्रताप को नेताजी की सियासी विरासत संभालने के लिए चुना गया है। इसके पीछे तर्क ये भी है कि क्योंकि दूसरा बड़ा धड़ा समाजवादी पार्टी का शिवपाल सिंह यादव के साथ जुड़ा हुआ है और उस धड़े में तेज प्रताप यादव का ननिहाल पक्ष आता है, तो ऐसे में तेज प्रताप यादव के नाम पर सहमति बनना ज्यादा आसान होगा। मैनपुरी से तेज प्रताप के नाम पर चर्चा के बाद चाचा शिवपाल के तेवर बता रहे हैं कि अगर उन्हें मैनपुरी से समाजवादी पार्टी ने जिम्मेदारी नहीं दी तो वो समाजवादी पार्टी के सामने अपनी पार्टी से मैदान में ताल ठोक सकते हैं। तो ये तो पॉलिटिकल मामले होंगे, तो ये तो बात की बात नहीं, कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। मैनपुरी के बाई इलेक्शन क्या रहेगा, पीएसपीएल क्या चुनाव लड़ेगी? अगर पार्टी लड़ाएगी तो लड़ेंगे, तो आप ही करना है। अगर पार्टी तो, लेकिन सहमति जरूरी होती है। सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड भी होता है तो उसमें तय होता है। इस वक्त शिवपाल यादव दो नावों पर सवार दिखाई दे रहे हैं। एक और समाजवादी पार्टी से खुद को अलग भी बता रहे हैं, तो दूसरी ओर जिम्मेदारी मिलने का इंतजार भी कर रहे हैं। क्या पॉलिटिकल तौर पर पूरा परिवार एकजुट तो नहीं दिख रहा बहुत ज्यादा?
चलिए, जो आप लोगों को देख रहा है वही समझिए। आगे क्या भविष्य तय होना है, कुछ एक लाइन दीजिए। तो भविष्य तो आएगा, जैसी परिस्थितियां होंगी वैसा होगा। लोग उम्मीद करें कि पॉलिटिकली परिवार फिर इकट्ठा हो जाएगा। हम भी चाहते हैं हो जाए। चर्चा बड़ी जोर चल रही है कि आपको समाजवादी पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। आप समय आने दो, प्रस्ताव आने दो, तब सवाल करना है। मैनपुरी पर घमासान तेज हो चुका है। शिवपाल यादव अपने पार्टी से उतरने का प्लान तैयार कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव तेज प्रताप को उतारने की तैयारी में है। तो क्या माना जाए कि मैनपुरी में एक बार फिर चाचा भतीजे की जंग दिखाई देगी? नई बात नहीं है, और इसका सार्वजनिक उद्घाटन उन्होंने पहली बार नहीं किया, बार बार कहते रहे। आज उन्होंने आगरा में कहा, उसके एक दिन पहले उन्होंने यही बात संभल में कही थी, उसके पहले पूर्वांचल दौरे में कही, और यही समय की मांग है। समाजवादी परिवार कल भी एक था, आज भी एक है, आने वाले समय में भी एक रहेगा। राजनीतिक फैसला समय आने पर लिया जाएगा। जहां तक आदरणीय शिवपाल यादव जी के बयान का सवाल है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये जल्द ही तय करेंगे कि मैनपुरी से चुनाव कौन लड़ेगा। समाजवादी पार्टी में पारिवारिक दरार के बीच तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि इस बार शिवपाल अखिलेश एक हों या अलग, मैनपुरी में कमल जरूर खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी जनता के हित के जो कार्य हैं और अपनी जो नीतियां कार्यक्रम उनके आधार पर चलती है। कौन एक होता है, कौन अलग होता है, पिछले 3-4 चुनाव में सब अलग अलग भी हमसे लड़ चुके, एक होके भी लड़ चुके, और परिणाम जनता ने दिखा दिया। मायावती जी की अपील के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उनके लिए कठिन चुनौती उत्पन्न की थी, और जो लाखों से जीता करते थे वो इस बार महज हजारों वोटों के अंतर से चुनाव जीत पाए थे। और इस बार हमें पूरा भरोसा है कि मैनपुरी की जनता कमल का फूल खिलाएगी, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताएगी। फिलहाल अभी मैनपुरी चुनाव की महज चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन अभी से मुलायम सिंह की सियासी विरासत पर जंग तेज है। हालांकि शिवपाल समय का इंतजार जरूर कर रहे हैं, लेकिन इतना तो जरूर साफ कर दिया है कि अगर उनकी पार्टी चाहेगी तो वो समाजवादी पार्टी के सामने मैदान में उतर सकते हैं। लखनऊ से अलाउद्दीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बात गोला गोकर्णनाथ की कर लेते हैं। उपचुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुका है। ईवीएम को कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखवा दिया गया है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो आरोप लगाए हैं उस पर सियासत तेज हो गई है। क्या है समाजवादी पार्टी का आरोप, वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस बार हुई वोटिंग के आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। बिल्कुल, गोला उपचुनाव में करीब 60% वोटिंग हुई है, जबकि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान 65% मतदान हुआ था। यानी इस उपचुनाव में करीब 5% वोटिंग कम हुई है। और वोटिंग के बाद लखीमपुर के नवीन मंडी में सभी ईवीएम को रख दिया गया है, जहां 6 नवंबर को वोटों की गिनती हुई। तो गोला में सुबह 7 बजे से मतदान की शुरुआत हुई थी। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हालांकि कई जगहों पर अनियमितता की भी शिकायत आई है। समाजवादी पार्टी की ओर से आरोप लगाए गए। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न नहीं हुई है। अब इंतजार 6 नवंबर के रिजल्ट का है, लेकिन इस बीच नेता अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। गोला गोकर्णनाथ का उपचुनाव खत्म हो चुका है। 222 मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से भीड़ लगी और शाम 6 बजे तक लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। लेकिन इस बार वोटिंग प्रतिशत में इजाफा देखने को नहीं मिला। पिछली बार के मुकाबले करीब 5% कम वोटिंग हुई है। जी, डीएम साहब के निर्देश के अनुसार वहीं जाके इसको जमा करना है। जी सर, वहीं जमा करना है। स्ट्रांग रूम जो मंडी में बनाया गया वहीं पे इसको जमा करना है। 6 तारीख को जो चुनाव की डेट, जो इलेक्शन के खुलने की तारीख रखी गई है 6 तारीख को, उसी दिन उसका लिखा जाएगा। आप देख रहे हैं ये वो मतदान कर्मी हैं जिन्होंने आज यहाँ पर ये जो चुनाव है उसको निष्पक्षता से संपन्न कराया है। और अब इस ईवीएम मशीन को ये लोग इस बस के जरिए ले जाएंगे और लखीमपुर के जो मंडी में स्ट्रांग रूम बनाया गया है वहाँ पर इन्हें रखा जाएगा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में। चुनाव के दौरान कई जगहों पर ईवीएम खराब होने की खबर भी आई, तो कई जगहों पर समाजवादी पार्टी ने अनियमितता का आरोप भी लगाया। लेकिन प्रशासन का दावा है कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई, शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हुए हैं। मैं और कप्तान साहब उसी बूथ पे होके आ रहे हैं, वो बूथ और 2 और बूथ। उनके एजेंट से बात भी हुई है, कुछ मीडिया के बंधुओं ने उसको रिकॉर्ड भी किया था।
वहाँ बिल्कुल शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव चल रहा है। वहाँ पर CAPF है, वेबकास्टिंग भी सभी बूथों की हो रही है। अब किस आधार पर आक्षेप लगाए गए हैं इसका उत्तर मेरे पास नहीं है, लेकिन हमारे इतना जरूर कह सकते हैं कि शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव चल रहा है। चुनाव खत्म होने के बाद सभी मतदान केंद्रों से ईवीएम को सील कर बस से काउंटिंग स्थल पर ले जाया गया। 6 नवंबर को लखीमपुर के नवीन मंडी में वोटों की काउंटिंग होगी, जिसके बाद तय हो पाएगा कि गोला का अगला विधायक कौन होगा। सुरक्षा व्यवस्था आप देख सकते हैं, भारी सुरक्षा के बीच में इन मशीनों को रखा जा रहा है बसों में। तो एक बात साफ है कि गोला का ये उपचुनाव, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार के जो कामकाज हैं उनको कितना आम जनता पर उनका असर है, इस पर नतीजे मुहर लगाएंगे। 6 नवंबर को नतीजे आने हैं। वहीं समाजवादी पार्टी जिन मुद्दों को लेकर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सीधे टक्कर देती नजर आई, उसके इन मुद्दों में कितना असर है ये नतीजों के बाद ही साफ हो सकेगा। पिछली बार विधानसभा चुनाव में करीब 65% वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार वोटिंग का आंकड़ा 60% के करीब ही पहुंच पाया। ऐसे में बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि किस तरह की चुनौतियां हैं? कोई चुनौती नहीं, जनता हमारे साथ है, भोले बाबा का आशीर्वाद है, पिताजी का आशीर्वाद है, इससे बड़ा मैं कुछ मांग नहीं सकता। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी इस चुनाव को बड़ी गंभीरता से लड़ रही थी और विपक्ष ने भी प्रत्याशी नहीं उतारे हैं, जो वोट ट्रांसफर एक बड़ी चुनौती है सर यहाँ पे। हाँ, जो विपक्ष ने भाजपा जनता पार्टी का हमेशा नारा रहता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबका विश्वास है भारतीय जनता पार्टी। कड़ी सुरक्षा में संपन्न हुए गोला उपचुनाव को लेकर नेताओं के अपने अपने दावे हैं, लेकिन गोला की गद्दी किसे मिलेगी ये 6 नवंबर को तय हो पाएगा। भाजपा और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। दोनों ही दलों के प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन अब 6 तारीख को सामने तस्वीर होगी कि कौन प्रत्याशी के जीत के सर पर मतदाताओं ने जीत का सेहरा बांधा है। मनोज शर्मा, न्यूज 18, लखीमपुर खीरी। तो गोला उपचुनाव का मतदान समाप्त हो चुका है, लेकिन सियासत तेज हो गई है। प्रशासन का दावा है कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान करवाया गया, लेकिन अखिलेश यादव का गंभीर आरोप है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया और साथ ही प्रशासन पर। उनका कहना है कि बीजेपी ने गोला में निष्पक्ष मतदान नहीं होने दिया। पत्र जारी कर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। अखिलेश का आरोप है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं हुआ। बीजेपी की सत्ता लालच के चलते ही संभव नहीं हो पाया। बीजेपी कार्यकर्ता बनकर काम कर रहा था पुलिस प्रशासन। मतदाताओं को स्वतंत्र रूप से मतदान नहीं करने दिया गया है, ये आरोप एक बार फिर से अखिलेश यादव की ओर से लगाए गए। इसी से जो कार्रवाई अपेक्षित थी वो कार्रवाई भी नहीं हुई है। लोकतंत्र के लिए ये खतरे की घंटी है। वहीं अखिलेश के आरोपों के बीच ईवीएम स्ट्रांग रूम में पहुंच चुकी है। नवीन मंडी स्ट्रांग रूम के बाहर से राजीव ने एक रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। लखीमपुर गोला विधानसभा उपचुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया जा चुका है, जिसके बाद अब आप देख सकते हैं कि जो उपचुनाव के दौरान जो ईवीएम मशीन थी, जो पोलिंग पार्टी थी, अब ये लखीमपुर के मंडी परिसर में पहुंच रहे हैं, जहां पर बने स्ट्रांग रूम में इन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में रखा जाएगा और फिर 6 नवंबर को यहां ही मतगणना होगी, जिसके बाद ये पता चलेगा कि आज जो चुनाव हुआ है, जो बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी और समाजवादी पार्टी प्रत्याशी विनय तिवारी की जो किस्मत ईवीएम में कैद हुई है। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आगरा की मानसिक